हेलो पाइनियर्स, वेलकम टू द सेकेंड क्लास ऑफ आईसीएससी क्लास 10 फिजिक्स। जैसे हमने फोर्स चैप्टर की शुरुआत किया था और कल हमने देखा था कि फोर्स क्या होता है, साथ में टॉर्क कैसे जनरेट होता है और कौन कौन से फैक्टर पे टॉर्क डिपेंड करता है। आज हम टॉर्क का पहले क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कपल क्या होता है, कौन कौन सी कंडीशन लगती है कपल के ऊपर, इक्विलिब्रियम क्या होता है और कितने तरह का इक्विलिब्रियम होता है। तो अगर कल हमने क्या देखा था कि जैसे मान लीजिए अगर एक बॉडी एकदम फ्री टू मूव है, जैसे स्टाइलस एकदम फ्री टू मूव है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू किया, ये एकदम सीधा मूव करेगा, तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। अब मान लीजिए हमने क्या किया, इस स्केल को ऐसे यहाँ पे पिवटेड कर दिया, मतलब इसको क्या कर दिया, हमने फिक्स कर दिया। पिवटेड का मतलब होता है हमने इसको यहाँ से फिक्स कर दिया। अब जो ये स्केल होगी यह सीधा ना घूम के गोल गोल घूमेगी, तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। अब मान लीजिए किसी बॉडी में रोटेशनल मोशन लग रहा है तो वो कुछ फैक्टर पर डिपेंड होता होगा, किसी बॉडी में ज़्यादा रोटेशनल मोशन लगेगा, किसी बॉडी में कम लगेगा, तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, टॉर्क या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो मान लीजिए हम एक ये बॉडी इमेजिन करते हैं और इसका ये ओ क्या है, पिवटेड पॉइंट है। आप यहां से एक फोर्स लगाते हैं F, तो देखिए फोर्स जितना ज्यादा होगा बॉडी उतना ही तेज घूमेगी, और फोर्स जितना क्या होगा, कम होगा, बॉडी उतना ही क्या घूमेगी, धीरे घूमेगी। तो यहां से क्या पता चला कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। दूसरा फैक्टर क्या है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा पिवटेड पॉइंट से, बॉडी उतना ही तेज घूम सकती है। अगर आप यहां से फोर्स लगाएंगे तो बॉडी जो है थोड़ा धीरे घूमेगी। इन कंपैरिजन अगर आप यहां से फोर्स लगाएंगे तो बॉडी काफी तेज घूमेगी। तो मतलब टॉर्क क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपको यहां से क्या पता चलता है कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप यहां से क्या बोलेंगे कि टॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवटेड पॉइंट बोल लो, या फिर ये बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर बात की जाए इसके एसआई यूनिट की, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस क्या होती है, मीटर। ठीक है, अगर बात की जाए इसकी सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी फोर्स की होती है डाइन और डिस्टेंस क्या होती है, सेंटीमीटर। यही हमने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली टॉर्क होता क्या है, टॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवटेड पॉइंट। टॉर्क दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहला होता है फोर्स, फोर्स जितना ज्यादा होगा टॉर्क उतना ज्यादा होगा, फोर्स जितना कम होगा टॉर्क उतना क्या होगा, कम होगा। अगला आता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा टॉर्क भी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना कम होगा टॉर्क भी क्या होगा, उतना ही कम होगा। एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन इंटू मीटर, और सीजीएस यूनिट क्या होगी, डाइन इंटू सेंटीमीटर। अब अगर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं टॉर्क के, तो आपने देखा होगा अगर कभी भी आपके घर में मान लो छोटी बोल्ट खोलना है तो छोटी रिंच से काम मिल जाता है, पर बोल्ट जितनी बड़ी खोलनी होती है रिंच उतनी क्या यूज होती है, बड़ी यूज होती है। क्यों, कभी आप ऐसा क्यों यूज होती है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा टॉर्क उतना ही ज्यादा जनरेट होगा और बोल्ट को खोलना क्या होगा, उतना ही आसान होगा। सेम यही केस आपके और हमारे घर के दरवाजे में यूज होता है। आपने देखा होगा जो नॉब होता है खोलने वाला, ये एक कोने पे लगा होता है। क्यों लगा होता है, क्योंकि इस हिंज से, मतलब इस पिवटेड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा आपके लिए गेट खोलना उतना ही आसान होगा कम फोर्स के साथ। अगर आप यहाँ से गेट खोलने की कोशिश करेंगे तो आपको फोर्स काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जबकि अगर आप यहाँ से कोशिश करेंगे तो आपको फोर्स काफ़ी क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से क्या पता चलता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा टॉर्क उतना ही ज़्यादा जनरेट होगा और आपको फोर्स उतना ही क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। आई होप यहाँ से आपको टॉर्क की पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तो वो आता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कितने तरह का टॉर्क होता है।
2 तरह का, 3 तरह का या फिर 4 तरह का। तो आपको बता दें टॉर्क होता है 2 तरह का बेसिकली। जैसे मान लीजिए आपने इसमें फोर्स लगाना शुरू किया, तो जब आप इसमें फोर्स लगा रहे हैं तो आप इसमें इस तरह फोर्स लगा रहे हैं तो जो बॉडी है वो ऐसे घूम रही है, मतलब ये कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, क्योंकि ये घड़ी के साथ घूम रही है। मान लीजिए आपने दूसरी बॉडी ऐसे इमेजिन किया, आपने इसमें फोर्स यहां से लगाना शुरू किया, अब ये बॉडी ऐसे घूमेगी, मतलब ये घड़ी के खिलाफ घूमेगी। जब ये ऐसे घूमेगी तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको बेसिकली यहां से क्या पता चला कि जो टॉर्क होता है वो 2 तरह का होता है। पहला क्या होता है, क्लॉकवाइज टॉर्क, और दूसरा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अगर कभी भी जो फोर्स है वो बॉडी को किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, घड़ी के साथ घुमा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क। ऐसे मान लीजिए आपने ये बॉडी लिया और आपने फोर्स जो है यहां से लगा दिया, तो बॉडी देखो ऐसे घूमना शुरू हो जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क। अब अगर मान लो आपने कोई बॉडी लिया और आपने उस पर फोर्स यहां से लगाना शुरू किया, ठीक है, अब देखो ये घड़ी के खिलाफ घूमेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आएगा कि सर कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा निगेटिव होता है। देखो जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो क्लॉकवाइज होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, और जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। अच्छा, आपने अपने घर में जो है रिंच से, वो पेचकस से, स्क्रू ड्राइवर से आपने स्क्रू खोला होगा, अगर आप कभी भी स्क्रू को जो है क्लॉकवाइज घुमाते, उसको छोड़िए, आप बॉटल को देखिए, मान लीजिए ये ढक्कन है हमारे पास, अगर हम इसको ऐसे रखते हैं और क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ढक्कन अंदर जाना शुरू होगा, मतलब ढक्कन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जो क्लॉकवाइज होता है वो हमेशा क्या होता है, इनवर्ट होता है। अब आप इसी ढक्कन को उल्टा घुमाना शुरू करिए, एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ढक्कन बाहर आ जाएगा। तो जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो क्या होता है, हमेशा आउटवर्ड होता है। तो यहां से हमको क्या सीखने को मिला कि अगर बॉडी फोर्स लगाने पे क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। जो क्लॉकवाइज होगा वो इनवर्ट होगा, साथ में निगेटिव होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और साथ में क्या होगा, आउटवर्ड काम करेगा। अब आपने टॉर्क को पूरा देख लिया, अब देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है और आप उसे फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल, मगर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो उसके नेट पोजीशन में कोई भी चेंजमेंट नहीं कर रहा है, तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। मतलब ऐसे मान लीजिए ये बॉटल है, अगर हम इधर लेके जा रहे हैं इधर जा रही है, इधर लेके जाए इधर जा रही है, अगर हम जितना फोर्स इधर से लगा रहे हैं उतना ही फोर्स इधर से लगा रहे हैं, तो देखिए बीच में फिक्स हो गई है, मतलब दोनों तरह के फोर्स क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम भी आता है 2 तरीके का, अब बॉटल रेस्ट में होगी तो रेस्ट में भी रह सकती है, या फिर मोशन में है तो मोशन में भी रह सकती है। तो यहाँ से 2 तरह इक्विलिब्रियम आते हैं, एक आता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा क्या आता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर मान लीजिए बॉडी रेस्ट पे है और वो रेस्ट पे ही रह रही है, किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स उसकी पोजीशन में कोई भी चेंजमेंट नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अगर मान लो बॉडी मोशन में है और वो मोशन में ही रह रही है और किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स उसके मोशन में कोई भी जो है चेंजमेंट नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करती है और एक्सटर्नल फोर्स का उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम 2 तरह का आता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक। अगर रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट पे ही रह रही है तो उसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर मोशन वाली बॉडी मोशन में ही रह रही है तो उसको क्या बोलेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है कपल। आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आया कपल क्या होता है, तो भाई वो आपका हमारा वाला कपल नहीं है। यहाँ पे जो कपल होता है वो हमारी आपकी डे टू डे लाइफ में काम करता है मशीन के साथ। जैसे आपने देखा होगा
अगर आपने कभी भी स्पैनर से रिंच खोला होगा, अगर मान लो छोटी मोटी रिंच है तो वो इस तरह के रिंच से जो है खुल जाती है। आपने देखा अगर बड़ा कोई भी रिंच खोलना है तो उसमें बीच में जो है रिंच होता है और इधर से ओपन करने का मैकेनिज्म होता है। सेम इसी तरह काम करता है। यहाँ पे बीच में रिंच होगा और एक फोर्स ऐसे लगेगा, एक फोर्स ऐसे लगेगा। क्या कभी आपने सोचा कि उन्होंने इस तरह क्यों बनाया कि दो तरह से फोर्स लगाया जा सके? क्योंकि वहां पे कपल बनाना चाह रहे हैं। अब देखो कपल क्या होता है, अगर कोई भी दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, कोई भी दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो मगर अपोजिट इन डायरेक्शन हो, साथ में पैरेलल भी हो और एक सेम तरफ से काम ना कर रहे हो, तो वो चारों कंडीशन मिलकर क्या बनाते हैं, एक कपल बनाते हैं। ऐसे आप देखिए जे वाला फोर्स जो ए होगा वो बी के बराबर होगा, मतलब इक्वल है। ये अगर लग रहा है नीचे तो ये लग रहा है क्या, ऊपर, मतलब क्या है, अपोजिट है। सामने से आप देख रहे हैं पैरेलल भी है, ठीक है, और देखो सेम लाइन पे भी काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर कभी भी ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो एक ज्यादा जो है फोर्स जनरेट होगा, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कपल। मतलब बेसिकली कपल में दो या दो ज़्यादा फोर्स काम करते हैं जो कि इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं, पैरेलल होते हैं और साथ में एक लाइन पे काम नहीं करते हैं। इस तरह सेम आपने देखा होगा स्टीयरिंग का एग्जांपल। ऐसे आप स्टीयरिंग घुमाते हैं तो आप ऐसे पकड़ के बैठते हैं, एक ऊपर फोर्स लगता है, एक नीचे लगता है, और गाड़ी में जो है आपको ज़्यादा पावर लगानी नहीं पड़ती। सेम ऐसा बाइसिकल में होता है। देखो ये वाला फोर्स कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, और ये वाला फोर्स कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। होंगे दोनों बराबर ही, ये आगे बस लेके जाएगा, ये क्या लेके जाएगा, पीछे लेके जाएगा, मतलब इक्वल भी होंगे, अपोजिट भी देखो है, पैरेलल भी हैं एक दूसरे के, और सेम लाइन पे भी काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी कंडीशन में क्या बनाता है, कपल की फॉर्मेशन करती है। आई होप आपको यहाँ से कपल क्लियर हो गया होगा। अगर हम कपल कुछ और एग्जांपल देखें अपने डे टू डे लाइफ में, आपने अपने घर में नल खोला होगा, ऐसे आपको यहाँ समझाते हैं बॉटल से। आप कोशिश करिए कि इस बॉटल के ढक्कन को आप एक उंगली से खोल लें, क्या आप खोल पाएंगे? क्या आप इधर से खोल पाएंगे? नहीं खोल पाएंगे। जैसे ही आपने एक उंगली इधर रखा, एक उंगली इधर रखा, अब ये देखिए एकदम आसानी से ऐसे खुलता हुआ चला जाएगा। तो क्या देखा आपने कि दो इक्वल फोर्सेस हैं, अपोजिट भी हैं, पैरेलल भी हैं, एक साथ अगर काम करेंगे तो ये मिलके क्या बनाते हैं, कपल बनाते हैं, और ये आपका हमारा काम क्या कर देंगे, आसान कर देंगे। सेम ऐसे टैप में भी होता है, यही बॉटल कैप वाला एग्जांपल दिया हमने आपको। स्टीयरिंग व्हील में भी यही होता है, और चाबी में देखा होगा आपने, एक उंगली इधर लगती है, एक उंगली इधर लगती है, और ऐसे घूम जाता है। तो टर्निंग की में भी क्या लगता है, कपल का एग्जाम्पल लगता है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब अगर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की, देखो प्रिंसिपल मतलब होता है आइडल केस। मान लो एक केस क्या था कि आप बॉडी पे आपने फोर्स लगाया, वो कैसे घूमी, क्लॉकवाइज घूमी। दूसरा क्या था, आपने इधर से फोर्स लगाया, वो कैसे घूमी, एंटी क्लॉकवाइज घूमी। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या बोलता है कि आपको आइडल केस लेना है, और जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उसके बराबर ही क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्या, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। मतलब जितना आप इधर से क्लॉकवाइज लगाएंगे उतना है आपको क्या लगाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे तो इसको हम थोड़ा डीप में समझेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि न्यूमेरिकल पोर्शन का वेटेज आजकल काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करेंगे तो आपके फिजिक्स में 50 क्रॉस नहीं हो पाएंगे। केवल आपके थ्योरी पढ़ के 30 to 40 मार्क्स आ जाएंगे। उसके ऊपर अगर आपको जानना है तो आपको न्यूमेरिकल पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली मेन फोकस क्या कर रहा है काउंसिल समय, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे। तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो या तो अगली क्लास हम थ्योरी लेके आएंगे UCM और ULM वाली और सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल वाली, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे अगली क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे, जो किसके ऊपर बेस्ड होंगे, जो कि टॉर्क के ऊपर बेस्ड होंगे। So I hope this video will be highly helpful to you. Thank you.